हियर वी गो अगेन, एक नया वीडियो बट एक नई शुरुआत के साथ। नई शुरुआत जो हमारी नए सीरीज को लेके आ रही है। मैं अपने इस चैनल में एक नई सीरीज डालने वाला हूँ। हर वीक मैं इस ट्राई करूंगा कि एक नया स्टोरी लेके आऊँ, एक नया मोटिवेशनल चीज लेके आऊँ जिससे आपको किसी नए चीज बारे में जानना पड़े। सीरीज का नाम है जीरो टू हीरो। इसमें हम ऐसे एंटरप्रेन्योर की बात करेंगे या ऐसे ब्रांड की बात करेंगे या ऐसे स्पोर्ट्स पर्सन या किसी ऐसे इंसान के बारे में बात करेंगे जिसने अपने लाइफ में कुछ अचीव किया हो। अचीव इन द सेंस कि मनी नहीं होती है, हर चीज मनी पे डिपेंड नहीं करेगी। उनके अचीवमेंट जो आगे लोगों को मोटिवेट करे, जो उन्होंने अचीव किया शायद किसी के लिए प्रेरणा बने। अपनी कहानी जानने के लिए थोड़े समय में पीछे चलते हैं। 1929, जब भारत में अंग्रेजों की हुकूमत थी, महंगाई अपने चरम पे थी। उस समय के अनुसार लोगों में राहतें कम थी, लोगों के पास मुसीबतें ज़्यादा थी। बट कहीं एक कोने में, दिल्ली के उस मशहूर बाजार के एक कोने में, चांदनी चौक, एक छोटी सी उम्मीद लेके लाल धर्मपाल जी अपने बेटे सतपाल जी के साथ एक छोटी सी पान की टपरी पे अपना गुजारा करते थे। अपनी कहानी की शुरुआत उसी पान की टपरी से हुई है और आगे जाके वो 10,000 करोड़ तक का एम्पायर खड़ा कर चुकी है। अब दुकान भले ही छोटी थी, रिसोर्सेज थोड़े कम थे, बट उनके पास उम्मीद ज्यादा थी। उम्मीद और बेटे सतपाल में कुछ कर जाने की क्षमता या जुनून बहुत था। उनके अंदर एक हुनर था कि वो अपने कस्टमर के साथ थोड़े बहुत टेस्ट एक्सपेरिमेंट करते थे। टेस्ट एक्सपेरिमेंट यानी कि कुछ नया बनाते थे। अपने उस पान की टपरी में कुछ पुदीना, इलायची, अलग अलग तरीकों से मिक्स करके कुछ एक नया बनाने की कोशिश करते थे, जो अपने कस्टमर्स को टेस्ट कराते थे। उनके टेस्ट बड्स को समझते थे। उस टेस्ट बड्स से उनका इतना फायदा हुआ था कि उनका एडवर्टाइजमेंट हो चुका था। एडवर्टाइजमेंट आज के डेट में ये सोशल मीडिया या मैं टेलीविजन एडवर्टाइजमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ। एडवर्टाइजमेंट जो बहुत बड़ा होता है, माउथ टू माउथ एडवर्टाइजमेंट, वो धीरे धीरे इस टेस्ट बड्स के कारण फेमस होने लगे, इस एक्सपेरिमेंट के कारण फेमस होने लगे। दुकान अच्छी चलने लगी। बट सब कुछ इतना ही आसान होता तो और क्या दिक्कत ही क्या होती। फिर आया वो दौर, वर्ल्ड वॉर 2, जिसने भारत की नींव तक हिला दी। महंगाई और अपने चरम पे, दुकान की सप्लाई बंद हो चुकी थी, सप्लायर से उनको माल नहीं मिल रहा था, जिससे उनको आगे लोगों को डिलीवर करने में बहुत मुश्किल हो रही थी। दुकान पे ग्राहक कम हो गए, चीजें और खराब होने लगी। बट मैंने बोला ना, बेटे सतपाल में कुछ कर जाने का हुनर था। यही होता है एक एंटरप्रेन्योर का दिमाग। उनका दिमाग काम किया और उन्होंने सप्लायर जैसा पॉइंट ही हटा दिया अपने मार्केट से। उन्होंने डायरेक्ट किसानों से बात किया, किसानों से डील की, किसानों से अपने प्रोडक्ट लेने लगे, अपने मटेरियल्स लेने लगे और अच्छे मटेरियल आने लगे और अच्छा प्रोडक्ट बनने लगा। लोगों को और बेहतरीन क्वालिटी का चीजें मिलने लगी। अब यहाँ से शुरू होता है एक नया इंस्पिरेशन। उनकी चीजें और पटरी पे आने लगी, गाड़ी रफ्तार पकड़ने में मजा आने लगा उनको। इस समझदारी के साथ उन्होंने कुछ नया किया। चलते हैं अपने दौर में थोड़ा वापस 1990s में, वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, जब ये सारी क्राइसिस होने लगी तो इंडियन मार्केट में कुछ और भी चल रहा था। मसाले आज के डेट में इतने हाइजीन के तौर पे नहीं बेचे जाते थे, इतने प्रोडक्टिव तरीके से नहीं बेचे जाते थे। छोटे किसान या बड़े किसान पाउच में करके खुले आम बेचते थे। और ये चीज धर्मपाल जी और सतपाल जी को समझ में आ चुकी थी कि यहाँ से हम कुछ नया उठा सकते हैं अपने मार्केट में, कुछ नया ला सकते हैं अपने मार्केट में। उन्होंने फर्स्ट पैकेजिंग मसालों का बिजनेस स्टार्ट किया उस चांदनी चौक बाजार में, जहां से लोग अच्छी पैकेजिंग देख के, अच्छी चीजें देख के, अच्छे इंस्पायरेशन चीजें देख के आने लगे। प्रोडक्ट बिकने लगा, माउथ टू माउथ कम्युनिकेशन बढ़ने लगी, ब्रांड एडवर्टाइजमेंट होने लगा। अभी इसमें 10% ही काम हुआ है, आगे बहुत कुछ आना बाकी था, बहुत चीजें होने बाकी थी। इस एम्पायर को बड़ा होने के लिए आगे और भी कुछ करना था। मसाले उन्होंने ऐसे ही नहीं बेचे, उस मसाले के लिए उन्होंने बहुत तरीके से दिमाग लगाया, एक एंटरप्रेन्योर का दिमाग लगाया। अपनी उस छोटी सी दुकान के पीछे उन्होंने एक छोटा सा मसालों के लिए मिल डाल दिया। मिल बहुत हाई प्रोडक्टिविटी नहीं थी, इतनी प्रोडक्टिविटी थी जो दुकान के छोटे ग्राहकों को संभाल सके। मिल का नाम रखा उन्होंने धर्मपाल सतपाल सुगंधी फैक्ट्री। उस फैक्ट्री में चीजें आने लगी, लोग मसालों को पूछने लगे, मसाले और हाइजीन तरीके से मिलने लगे। धर्मपाल जी क्वालिटी को लेकर इतना स्ट्रिक्ट थे कि उन्हें प्रोडक्ट
सूंघ के पता चल जाता था कि ये प्रोडक्ट मार्केट में बिकेगा, या इस प्रोडक्ट में क्वालिटी की कमी है, इस प्रोडक्ट में मटेरियल्स की कमी है, और वो उस प्रोडक्ट को पूरा बर्बाद कर देते थे, फिर से बनाते थे, अच्छा प्रोडक्ट बनाते थे, बेहतरीन प्रोडक्ट बनाते थे। इस स्ट्रिक्ट रूल की वजह से उनका पहला प्रोडक्ट जो फेमस हुआ, जाफरानी पत्ती, और इसी प्रोडक्ट के साथ साथ उनका 1958 में देश का पहला टोबैको च्यूइंग ब्रांड लॉन्च हुआ, बाबा। इन दो ब्रांड से उन्होंने इतना नाम कमाया, इतना एडवर्टाइजमेंट कमाया कि उनके पास बहुत अच्छे ग्राहक आने लगे। और फिर आता है 1980s का टाइम, जहां पे लोग क्लासी को अमीरों का शौक समझते थे। पान टपरी पे खड़े होके पान खाना गंदा लगता था। इस मार्केट रिवॉल्यूशन को देख के उन लोग को ये समझ में आ गया कि हमें कुछ नया लॉन्च होना पड़ेगा, कुछ नया लॉन्च करना पड़ेगा। यहाँ पे आती है अपना एक रजनीगंधा। रजनीगंधा ने मार्केट के गैप को समझा, मार्केट के अल्टरनेट रिवॉल्यूशन को समझा, और यंग जनरेशन में एक नया टबैको ब्रांड लेके आया, जो आगे जाके और फेमस हुआ। आज की डेट में रजनीगंधा हर टबैको खाने वाला इंसान, हर टबैको यूज करने वाला इंसान एटलीस्ट लाइफ में एक बार तो ट्राई किया ही किया होगा। यहाँ पे एक आता है इंडियन मेंटेलिटी का सोच। उन्होंने ये इस गैप को भी समझा कि लोग तब तक रजनीगंधा या किसी भी पान मसाले को उस छोटे तौर पे ही देखेंगे जहां पे लोगों को लगेगा कि ये बहुत गलत चीज है। डीएस ग्रुप ने इस चीज को समझा, और इस चीज को समझने के बाद उन्होंने बॉलीवुड एक्टर्स जो बहुत फेमस हुआ करते थे 90s के टाइम पे, उनको अपने कॉमर्शियल एडवर्टाइजमेंट के लिए लेके आया, और इस कॉमर्शियल एडवर्टाइजमेंट से ऐसा मार्केट फटा। फिर आया 90s का दौर, जहां पे लोगों के अंदर हेल्थ अवेयरनेस बढ़ने लगी, टोबैको प्रोडक्ट से लोगों के कैंसर होने की रिपोर्ट्स आने लगी, मेडिकल रिपोर्ट्स आने लगे, फिर गवर्नमेंट्स ने रिस्ट्रिक्शन लगा दिया, और फिर कई स्टेट्स गवर्नमेंट्स ने रिपोर्ट्स की वजह से उनके स्टेट्स में टोबैको बैन कर दिया। डीएस ग्रुप के लिए ये मौत के कुएं जैसा सिचुएशन हो चुका था, क्योंकि उनका प्रोडक्ट हाईली टोबैको बेस्ड था। 90% टू 80% प्रोडक्ट्स या रिवेन्यू उन प्रोडक्ट से ही आते थे, टोबैको बेस्ड प्रोडक्ट से ही आते थे। यहाँ पे एंट्री होती है अपने दो नए किरदार या दो नए हीरो के लिए, जो डीएस ग्रुप को इस सिचुएशन से निकालते हैं, राजीव कुमार और रविंद्र कुमार। इन्होंने इस बदलते रिवॉल्यूशन को समझा। इस बदलते रिवॉल्यूशन में इन्होंने चेंजेस लाए, अपने एफएमसीजी प्रोडक्ट्स की प्रोडक्शन को बढ़ाया, अपना हाईली बेस्ड प्रोडक्ट, यानी कि जो प्रोडक्ट इनका 90% रिवेन्यू इनको जनरेट करके देता था, आज की डेट में इन्होंने उसको हाईली शिफ्ट किया। 80% प्रोडक्ट एफएमसीजी प्रोडक्ट देने लगे, और 20 प्रोडक्ट्स रिवेन्यू इनके टोबैको बेस्ड प्रोडक्ट से आने लगे। आज की डेट में अगर इनको कोई प्रॉब्लम होता है, गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी क्राइसिस आती है, तो इनके हाईली रिवॉल्यूशन या मार्केट चेंजेस को समझने के तरीके से इन पे कोई प्रेशर नहीं आने वाला है। इन सब चेंजेस के बाद 2015 में इन्होंने एक अपना 1 रुपए की कैंडी निकाली, पल्स। कच्चे आम का वो टेस्ट और उसके अंदर वो टैंगीनेस जो एक रॉ टेस्ट देता था, बच्चों में वो प्रोडक्ट इतना फेमस हुआ कि बिना 1 रुपए खर्चा किए, बिना 1 रुपए अपने एडवर्टाइजमेंट में वेस्ट किए, उन्होंने माउथ टू माउथ कम्युनिकेशन, वर्बल एडवर्टाइजमेंट के थ्रू 8 महीनों में सिर्फ 100 करोड़ रुपए का सेल किया इस प्रोडक्ट का। ये अपने आप में भी एक माइलस्टोन है जो उन्होंने अचीव किया। आज डीएस ग्रुप 100 करोड़ के एम्पायर पे खड़ा है। स्टार्ट किया हुआ था सतपाल जी, धर्मपाल जी के साथ, संभाला बीच में उन्होंने राजीव जी ने, जिसके बदलते चेंजेस के तौर पे, बदलते रिवॉल्यूशन, बदलते मार्केट के तौर पे ये प्रोडक्ट अपने आप में, ये ग्रुप अपने आप में एक निखर के आगे आया। इस पूरे ओवरऑल स्टोरी से हमें यही सीखने को मिलता है कि भले ही आपके पास रिसोर्सेस कम हो, आपकी दुकान छोटी हो, आपके आइडिया बड़े हो, और आपके प्रोडक्ट में दम हो, तो आपको भी जीरो से हीरो बनने में टाइम नहीं लगेगा। आज आप मेहनत करोगे, आज आप उस चीज पे काम करोगे, तो वो प्रोडक्ट आपको आगे बुलंदी पे ही लेके जाएगा, या वो आइडिया आपको आगे बुलंदी पर ही लेके जाएगा। आज की कहानी, आज का मोटिवेशन यहीं पे खत्म करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, बी हैप्पी, बी सेफ।